हेलो टेनिस। मैं नितेश कुमार सिंह, प्रवक्ता रचना शिक्षक एवं प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर, DED SCHI सेमेस्टर सेकेंड, थियरी पेपर नंबर 8, जो कि आपका फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग है। तो ट्रेनिस, इस पेपर का यूनिट 1 कंटिन्यू है, जिसमें हम लोग 1.1, 1.2 और 1.3, 1.2 तक का अध्ययन कर चुके हैं और 1.3 का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड स्पीच प्रोडक्शन, जिसमें हम लोग मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन के पार्ट को देख रहे हैं। उसमें हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर फंक्शन और रेजोनेटरी, आर्टिकुलेटरी एंड फोनेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन का अध्ययन कर चुके हैं। और हम लोग जो मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन का अंतिम पार्ट, जिसको कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से मस्तिष्क जो है मानव शरीर के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। और इसके अंतर्गत हम लोग मस्तिष्क की संरचना किस प्रकार की है, किस प्रकार के उसके कार्य हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो रेगुलेटरी सिस्टम का फंक्शन और स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में हम देखे थे कि जो हमारा मस्तिष्क या जो हमारी तंत्रिकाएं हैं वो 3 भागों में बटी हुई हैं, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन, सेरेब्रल हेमिस्फीयर और फ्रंटल लोब, इन सब का अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और फ्रंटल लोब का संरचना क्या है, उसका कार्य क्या है, इसका अध्ययन हम लोग किए। और उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोगों ने समझा कि जो ब्रोका क्षेत्र है फ्रंटल लोब में, उसको फ्रांसीसी चिकित्सक के नाम पर जो है ब्रोका रखा गया। उन्होंने ही ये बताया कि यदि किसी व्यक्ति या रोगी का बायां गोलार्ध, जिसको कि हम लेफ्ट हेमिस्फीयर के सामने का छोटा क्षेत्र, जो कि ब्रोकास एरियाज के नाम से जाना जाता है, अगर वो डैमेज है तो व्यक्ति शब्दों को एक साथ वाक्य में रखने में असमर्थ होता है। तो टेनिस, दूसरा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं फ्रंटल लोब का अध्ययन करने के बाद पैरिटियल, जिसको कि हम लोग पार्श्विक लोब के नाम से भी जानते हैं। तो पैरिटियल लोब जो है केंद्रीय सल्कस के सामने और पार्श्व लेटरल फिशर के पीछे से घिरा होता है। पैरिएटल लोब के अंदर पोस्ट सेंट्रल जाइरस, जो केंद्रीय सुलकस के पीछे स्थित होता है, और पोस्ट सेंट्रल जो जाइरस है या पश्च कपाल जाइरस के नाम से जिनको जानते हैं, फ्रंटल लोब के लिए वो मोटर स्ट्रिप के क्षेत्र में वो एक दर्पण की तरह काम करता है। तो टेम्पोरल लोब में जो भी मैसेज होता है वो फ्रंटल लोब में हमें दिखाई देता है। तो इसलिए जो है फ्रंटल लोब का पैरिटियल लोब एक दर्पण की तरह कार्य कर रहा है, जिसमें एक प्राथमिक संवेदी कार्टिकल क्षेत्र होता है, जिसका संबंध तापमान, दर्द, स्पर्श और प्रसार के साथ होता है।
ट्रेनिज यहाँ पे प्रोप्रियोसेप्शंस, जिसमें इंद्रियों के गति, कंपन, दबाव और स्थिति, संतुलन और दर्द आदि शामिल होते हैं। तो इस एरिया में हमें इन सब का अनुभव होता है। तो ये सब जो है प्रोप्रियोसेप्शन में शामिल होता है और जो है सक्षम बनाता है हमें कि हम किस प्रकार से संवेदी अंगों से मैसेज प्राप्त करते हैं। तो ट्रेनिज, जैसा कि इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पैरेटियल लोब है और जो सेंट्रल सोलुकस या पोस्ट जाइरस है उसको हम सेंसरी कार्टेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये संवेदनात्मक जो हमें अनुभूति होती है वो पैरेटल लोब के माध्यम से ही होती है। ये हमें जो आपका प्रीप्रियोसेप्शनल जो एरिया है वो हमें बताता है कि किस व्यक्तिगत जो शरीर है उसका कौन सा भाग शरीर के किस भाग से संबंध स्थापित कर रहा है। तो इसकी अनुभूति जो है हमें पैरेटियल लोब के माध्यम से ही होती है। और इसमें जैसे जीभ का संबंध एलोअर रिज से, तो जीभ जब एलोअर रिज को टच करता है तो इसका अनुभूति जो है हमें पैरेटियल लोब के माध्यम से होता है। और इस प्रकार से जब जीभ और एलोअर रिज के बीच एक संबंध स्थापित होता है तो लिंगुआ एलुएर ध्वनि का उत्पादन होता है। और यह सोमैटो, यहाँ पे सोमैटो जो है आपका सोमैटोसेंसरी जो आपका कार्टेक्स है ये वाणिगामक कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो सोमैटो सेंसरी यहाँ पे जो है, सोमैटो का मतलब होता है काया संबंधी जो संवेदी तंत्र है। तो काया संबंधी मतलब यहाँ पे जो फिगर बन रहा है या जो शरीर की उसकी संरचना है, तो इसमें जो है वाणिगामक कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका सोमैटो सेंसरी कार्टेक्स निभाता है। और दाएं गोलार्ध में सुप्रा मार्जिनल जाइरस पार्श्वविदर के पीछे होता है जो लिखित भाषा और ध्वनि शास्त्र के भंडारण निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसमें जो सुप्रा मार्जिनल जाइरस है, लेटरल फिशर के जो पीछे होता है, वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? लिखित भाषा और ध्वनि शास्त्र के भंडारण निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। और यदि इस क्षेत्र में चोट या घाव हो जाता है तो एफेसिया डिसऑर्डर, जिसको कि वाचाघात के नाम से हम जानते हैं, वो हमें व्यक्ति में देखने को मिलता है। तो ट्रेनिज आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि जो सुप्रा मार्जिनल जाइरस है वो लेटरल फिशर के पीछे है ये। और वहीं पर जो हमारा एंगुलर जाइरस है वो सुप्रा मार्जिनल के पीछे होता है। तो सुप्रा मार्जिनल के पीछे ये है, जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो ये जो एंगुलर
जाइरस है, ये जो है पठन रीडिंग में मुख्य भूमिका निभाता है। और यदि इस क्षेत्र में, ये एरिया आप देख रहे हैं, अगर इस क्षेत्र में कोई चोट या घाव हो जाता है तो वाचाघात के साथ एफेसिया के साथ साथ उस व्यक्ति में हमें या उस बच्चे में हमें डिसलेक्सिया, जिसको कि पठन अक्षमता के नाम से जानते हैं, हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रेनिस कि कैसे सुप्रा मार्जिनल जाइरस और एंगुलर जाइरस वाणी उत्पादन में काम करता है। तो ट्रेनिस, आप लोगों ने अभी देखा फिगर के माध्यम से कि यदि एंगुलर क्षेत्र में कोई भी रुकावट आती है तो इस क्षेत्र में के जो चोट या घाव बनती है उसके परिणाम स्वरूप हमें एफेक्सिया के साथ साथ डिसलेक्सिया भी हो सकती है। अब ट्रेनिस हम लोग टेम्पोरल लोब के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो टेम्पोरल जिसको हम एक पार्श्विक पिंड के नाम से जानते हैं। तो टेम्पोरल लोब ऊपर से पार्श्व फीसर, लेटरल फीसर और ऑसिपिटल लोब के सामने की सीमा से घिरा होता है। तो ट्रेनिस, आप लोग इस फिगर के माध्यम से टेम्पोरल लोब को देख सकते हैं। ये एरिया टेम्पोरल लोब है जो कि ऊपर से पार्श्व फीसर, लेटरल सरफेस और ऑसिपिटल लोब के सामने की सीमा से घिरा होता है। और टेम्पोरल लोब के प्रमुख गोलार्ध में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, जिसको कि हम हेजल जाइरस, वर्निक्स, इसका अध्ययन हम अभी करेंगे, और हेजल जाइरस और इंसुला, जिसको कि रील का द्वीप नाम से भी हम जानते हैं। तो ये जो हमारा टेम्पोरल लोब है, इसी में हमारा जो है हेजल जाइरस क्षेत्र है, वर्निक का क्षेत्र है और इंसुला का क्षेत्र है। तो ट्रेनिस, हम लोग आगे देखते हैं कि टेम्पोरल लोब किस प्रकार से वर्क करता है। तो ट्रेनिस, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि टेम्पोरल लोब में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, हेजल जाइरस, वर्निक का क्षेत्र। वर्निक एक ब्रेन एनाटॉमी के क्षेत्र में उन्होंने भी या स्पीच के क्षेत्र में उन्होंने भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था, और इसीलिए उस क्षेत्र का नाम वर्निक्स एरिया रखा गया। जिस तरह से पियरे पॉल ब्रोका के नाम पर ब्रोका फ्रंटल लोब में ब्रोका का क्षेत्र है, उसी प्रकार टेम्पोरल लोब में वर्निक का क्षेत्र है। और इंसुला, जिसको कि आइसलैंड ऑफ रील के नाम से भी, रील का द्वीप, तो यहाँ पे द्वीप का मतलब ही है कि एक ऐसा स्थान जिसके चारों तरफ कोई द्रव भरा हो। तो रील का द्वीप, इसमें हम हेजल जाइरस के कार्य को देखते हैं कि हेजल जाइरस का क्या कार्य है। तो हेजल जाइरस का जो कार्य है वो श्रवण प्रक्रिया से संबंधित है। तो ट्रेनिस, जो हेजल जाइरस का कार्य है उसका कार्य है श्रवण प्रक्रिया से है। वहीं पे हम देखते हैं वर्निक क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो वर्निक क्षेत्र का मुख्य कार्य श्रवण, ऑडिटरी एंड स्पीच से है, और इंसुला का कार्य निश्चित नहीं हो पाया है, अभी तक इसको साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, लेकिन संभवतः जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं कि इसका संबंध कहीं न कहीं वाणी से है। तो ट्रेनिस, अब हम लोग जो हमारा चौथा लोब या पिंडक है मस्तिष्क का, उसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, जिसको कि द ऑसिपिटल लोब के नाम से हम जानते हैं। ट्रेनिस, इस फिगर के माध्यम से आप लोग
ऑसिपिटल लोब को देख रहे हैं, ये एरिया आपका ऑसिपिटल लोब है, जो कि ऑसिपिटल लोब मस्तिष्क के गोलार्ध के पीछे स्थित है, देख रहे हैं जैसा कि, और टेम्पोरल लोब के द्वारा सामने से ये घिरा है और पीछे से जो अनुदैर्ध्य फिशर है उसके द्वारा भी घिरा है। तो इसमें हम देख रहे हैं ये पार्ट प्राइमरी कॉर्टेक्स। प्राइमरी कॉर्टेक्स जो है ये विजन के क्षेत्र में काम करता है और दृष्टि क्षेत्र के क्षेत्र में भी या दृष्टि संघ के क्षेत्र में भी काम करता है। तो ट्रेनीज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ऑसिपिटल लोब जो है वो पैरेटियल और टेम्पोरल लोब के द्वारा घिरा है और लेटरल फिशर लॉन्गिट्यूडनल फिशर द्वारा घिरा होता है। और जो हम लोग प्राइमरी कॉर्टेक्स देख रहे हैं और जो दृष्टि संघ क्षेत्र है ऑसिपिटल लोब में स्थित होता है। तो इस जो पिंड है, जो ऑसिपिटल पिंड है, इसका प्रमुख कार्य जो है वो दृष्टि से संबंधित है। तो प्राथमिक दृष्टि कॉर्टेक्स जो है मूल दृष्टि के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि इस क्षेत्र में चोट या घाव लग जाती है तो ब्लाइंडनेस को बढ़ाती है या व्यक्ति ब्लाइंड हो सकता है। ट्रेनीज हम लोग नेक्स्ट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है वो बेसल गैंग्लिया है। तो मस्तिष्क के अन्य हिस्से में बेसल गैंग्लिया नामक उपसंरचनाएं होती हैं। ये भूरे रंग पदार्थ के होते हैं जो सेरिब्रम के भीतर और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे होता है। तो मस्तिष्क में ये भूरे रंग का पदार्थ होता है और ऊपर से इसके जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे होता है। तो बेसल गैंग्लिया जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे होता है। बेसल गैंग्लिया क्या करता है? बेसल गैंग्लिया का काम है जो मोटर एक्टिविटीज़ है, जो मनुष्य गामक क्रियाओं को करता है, उसको नियंत्रित और स्थिर करता है और जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसकी व्याख्या करता है तथा जो गामक मोटर बिहेवियर है, जो हम लोग जैसे बात करते हैं, चलते हैं, तो ये एक मोटर जो बिहेवियर है इसके लिए ये बेसल गैंग्लिया जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे कितना महत्वपूर्ण हम जो है भूमिका या कार्य बेसल गैंग्लिया का देख रहे हैं। यदि इस क्षेत्र में चोट या घाव हो जाता है तो इससे जो है डिस्थेरिया हो सकता है। तो ट्रेनीज अब हम लोग नेक्स्ट जो है सेरेब्रम, जिसको कि मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, तो सेरिबेलम ऑसिपिटल लोब के आधार पर पोन्स और मेडुला, जिसको कि मज्जा कहते हैं, के ठीक पीछे स्थित होता है। ट्रेनीज यहाँ पे हम लोग सेरिबेलम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सेरिबेलम में दाएं और बाएं गोलार्ध होते हैं जो उनके बीच में वर्मिस द्वारा जुड़े होते हैं। तो वर्मिस जो है, वर्मिस के द्वारा ही जो हमारा प्रमस्तिष्क है वो दो भागों में दाएं और बाएं गोलार्ध में डिवाइड होता है। ट्रेनीज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सेरिबेलम है, प्रमस्तिष्क है, वो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर और वर्मिस के माध्यम से बाएं और दाहिने गोलार्ध में जो है वो बटा हुआ है। तो ऐसे क्षेत्र हैं जो भाषण नियंत्रण में सबसे अधिक शामिल होते हैं। तो सेरिबेलम गामक क्रियाओं की शुरुआत नहीं करता,
जो सेरिब्रम मस्तिष्क है वो मोटर क्रियाओं को की शुरुआत नहीं करता, लेकिन स्पाइनल कार्ड और सेरेब्रम, पोन्स और मेडुला से जुड़ी होने के कारण यह स्वैच्छिक मांसपेशीय क्रियाओं को करने में मदद करता है। तो जो हमारा प्रमस्तिष्क है वो स्वैच्छिक मांसपेशियों के माध्यम से जो है कार्य करने में मदद करता है। उसके पीछे जो है स्पाइनल कार्ड, सेरेब्रम, पोन्स और मेडुला से जुड़ी होने के कारण ये वर्क करती है। यदि इस क्षेत्र में चोट या घाव हो जाती है या हो जाता है तो डिस्थेरिया हो सकता है। तो ट्रेनिज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रेन जो है हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर और हमारा जो फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ऑसिपिटल लोब और बेसल गैंग्लिया ये सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे ब्रेन स्टेम, स्पाइनल नर्व्स या स्पाइनल कार्ड, यहाँ पे स्पाइनल नर्व नहीं, स्पाइनल कार्ड, द मेनिंजेस, ब्लड सप्लाई इत्यादि जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शामिल होते हैं। ट्रेनिज, अब हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का अध्ययन करेंगे, जिसको कि परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो वाणी के उत्पादन तंत्र में भाग लेता है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में 31 जो पेयर्स हैं वो रीढ़ की हड्डी और जो 12 पेयर्स हैं वो क्रेनिकल नर्व से बना होता है। तो पेरिफेरल नर्वस जो है वो स्पाइनल नर्व्स जो कि 31 और 12 जो क्रेनियल नर्व्स हैं इससे मिलकर के बना है। तो आइए ट्रेनिज हम देखते हैं कि स्पाइनल नर्व्स का क्या काम है। तो रीढ़ की नसों के 31 जोड़ों में 8 जोड़े सर्वाइकल नर्व, 12 जोड़े थोरेसिस जिसको कि हम वक्ष के नाम से भी जानते हैं, 5 जोड़े लंबर नर्व्स, 5 जोड़े सैक्रल नर्व, 1 जोड़ी कॉक्सियल नर्व्स होते हैं। तो थोरेसिस डिवीजन का हिस्सा पेट और इंटरकोस्टल मांसपेशियों के लिए जिम्मेदार होती है। तो इंटरकोस्टल, जैसा कि पता है कि इंटरकोस्टल का मतलब कि वो एक दूसरे से संबंधित हैं या जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो थोरेसिस डिवीजन का हिस्सा पेट और इंटरकोस्टल मांसपेशियों के लिए जिम्मेदार होती है और सर्वाइकल भाग का हिस्सा जो फ्रेनिक नसों से होता है, जो महत्वपूर्ण डायाफ्राम मांसपेशियों के लिए जिम्मेदार होता है। तो जब हम श्वसन क्रिया करते हैं वाणी उत्पादन के दौरान, तो यही डायाफ्राम जो ऊपर नीचे की क्रिया करता है, तो वो डायाफ्राम मांसपेशियों की वजह से ही या फ्रेनिक नसों की वजह से ही करता है। ट्रेनिज, तो श्वसन अवयव में वाणी उत्पादन के तंत्र में शामिल होती हैं। तो श्वसन अवयव में वाणी उत्पादन के दौरान स्पाइनल नर्व्स, जिसमें कि आपका सर्वाइकल और थोरेसिस डिवीजन है, ये इन सब की मांसपेशियाँ भाग लेती हैं। और यदि इन दोनों नर्वस में चोट या घाव है तो श्वसन हमारा जो इसका जो उत्पादन है वो या इसका जो प्रभाव वाणी उत्पादन के मांसपेशियों पर पड़ता है, तो उससे मांसपेशियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं या कमज़ोरी आ जाती है, जिससे वाणी में तीव्रता, लाउडनेस, पिच में कमी देखने को मिलती है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से स्वर निर्माण, जिसको कि फोनेशन कहते हैं, प्रभावित होती है। तो फोनेशन प्रभावित हो रही है लेकिन हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये किसके माध्यम से, थोरेसिस और जो हमारा फ्रेनिक जो नर्व्स है इन सब के द्वारा और डायफ्राम मसल्स के माध्यम से
हो रहा है, यदि ये सब कमज़ोर हो जा रहे हैं तो हमारा फोनेशन प्रभावित होता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता। तो स्पाइनल नर्व्स इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ट्रेनिस, आइए अब देखते हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, परिधि तंत्रिका तंत्र है, उसमें जो क्रेनियल नर्व्स या कपाल तंत्रिका, तो कपाल तंत्रिका में 12 जोड़े होते हैं और प्रत्येक पक्ष में प्रत्येक जोड़ी की एक तंत्रिका होती है। हालांकि जो 12 जोड़ी 12 पेयर्स जो क्रेनियल नर्व्स हैं, उसमें से केवल 7 जोड़े ही कपाल तंत्रिकाएं वाणी और श्रवण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं और सबसे अधिक प्रासंगिक यही 7 जोड़ी होती है। तो आइए एक अध्ययन करते हैं कि वो कौन कौन सी 7 जोड़ी है। उसके साथ साथ हम 12 क्रेनियल नर्व्स के वर्क को भी देखने का प्रयास करते हैं। तो टेनिस, यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले ऑल फैक्ट्री, जिसको कि हम घ्राण संबंधी क्रेनियल नर्व्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे तो घ्राण केंद्रीय या जो सूंघने संबंधी कार्य है वो यही क्रेनियल नर्व के माध्यम से होती है। तो इसमें स्मेल, जो सेंसरी है हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो स्मेल तो होता है, लेकिन इसमें स्पीच किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। तो इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि स्पीच जो है वो जो प्रोडक्शन है उस पर कोई इफ़ेक्ट इसका नहीं पड़ता है। वहीं पे मोटर, यहाँ पे यम फॉर मोटर, मतलब जो गामक क्रियाएं हैं तो वो कुछ भी नहीं करती है। वहीं पे दूसरा हम देख रहे हैं ऑप्टिक, जिसको कि प्रकाशिकीय क्रेनियल नर्व्स के नाम से हम जानते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसका जो सेंस है वो विजन है या देखना है। मोटर स्किल इसमें बिल्कुल भी नहीं है और ये दोनों एरियाज़ जो हैं स्पीच प्रोडक्शन में ऑप्टिक क्रेनियल नर्व्स कोई भूमिका नहीं अदा करता है। वहीं पे अक्लोमोटर, तो अक्लोमोटर जो है वो आँख से संबंधित तंत्रिका तंत्र है, जिसमें कि कोई सेंस फंक्शन नहीं होता है, जबकि मोटर फंक्शन इसमें हम देख रहे हैं कि अक्लोमोटर के द्वारा जो है आई मूवमेंट करता है। तो जब हम आँख को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाते हैं तो जो हमारा आइरिस है या जो हमारी आँख की पुतली है वो इधर से उधर जाती है, उसका मूवमेंट जो है अक्लोमोटर के माध्यम से ही होता है। तो इसका कोई भी प्रभाव वाणी पे नहीं पड़ता है। वहीं पे चौथा हम देखते हैं ट्रैक्लियर, तो इसमें सेंस का कोई फंक्शन नहीं है, जबकि मूवमेंट हो रहा है, आई मूवमेंट इसमें भी हो रहा है। तो ऑकुलोमोटर एंड ट्रोक्लियर के माध्यम से जो है विजन संबंधी कार्य हम कर रहे हैं। वहीं पे पांचवा आपका है ट्रिजेमिनल, तो इसमें जो सेंस वर्क है वो जॉ, जबड़ा, ओठ, फेस और टंग ये वर्क कर रहे हैं। और मोटर जो फंक्शन है वो जबड़े का ऊपर नीचे हिलना, ये किस क्रेनियल नर्व्स के माध्यम से होता है? ट्रीजेमिनल नर्व्स के माध्यम से होता है। तो इसका वाणी पे देखिए प्रभाव पड़ रहा है, इनडायरेक्ट आर्टिकुलेशन प्रभावित होता है। तो वाणी का मूवमेंट अगर जो जबड़ा हमारा है वो उसमें अगर कोई मूवमेंट नहीं होगा तो निश्चित रूप से हमारा जो आर्टिकुलेशन है या जो प्रोसोडी है, जो लय है, वो हमारा प्रभावित होता है। तो यहाँ पे छठा हमारा है एब्ड्यूसेन, तो इसमें सेंस का कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन मोटर जो फंक्शन है वो आई मूवमेंट है। तो ये एब्ड्यूसेन, ट्रोक्लियर और अक्लोमोटर ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो विजन से संबंध रख रहे हैं और इसका जो है कोई स्पीच पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वहीं पे सातवां हमारा फेशियल क्रेनियल नर्व्स है, जो इसमें सेंस आपका है टंग्स, जो सेंस फंक्शन है वो टंग्स है, सॉफ्ट पैलेट और नेजो
फायरेनिक्स है। वहीं पे इसमें मोटर जो फंक्शन है फेस, लिप और स्टेपिडियस। तो स्टेपिडियस जो है हमारा कान के मिडिल ईयर में है। तो ये जो है वर्क जो है फेशियल क्रेनियल नर्व्स के माध्यम से होता है और इसके माध्यम से हमारा आर्टिकुलेशन या जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो देखने को मिलता है। तो वाणी में फेशियल क्रेनियल नर्व्स का योगदान होता है। तो ट्रेनिज आगे हम लोग देखते हैं। जो हमारा 8वां क्रेनियल नर्व्स है वो वेस्टिबुलो कॉक्लियर है। तो इसका जो सेंस फंक्शन है वो वेस्टिबुलर बैलेंस को बनाना है और जो सेंस फंक्शन है वो हियरिंग करना है कॉक्लियर के माध्यम से। इसका कोई भी मोटर फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनडायरेक्ट रूप से हमारे लाउडनेस और आर्टिकुलेशन को प्रभावित करता है। तो ये जो वेस्टिबुलर कोक्लिया क्रेनियल नर्व्स है ये वाणी मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन में काम करता है। वहीं पे 9वां जो क्रेनियल नर्व्स है वो ग्लासोफेरेंगियल है। तो इसमें सेंस का जो वर्क है वो टंग फेरेनिक्स और जो मोटर वर्क है वो फेरेनिक्स लैरिनिक्स। यहाँ पे फेरेनिक्स के ऊपर 3 है, लैरिनिक्स के ऊपर 3 है। इसका मतलब एलॉन्ग विथ क्रेनियल वर्क के साथ ये वर्क करते हैं। तो यहाँ पे फोनेशन और रेजोनेशन जो है ये प्रभावित करता है वाणी के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक और क्रेनियल नर्व जो है वाणी को प्रभावित कर रहा है। 10 नंबर का जो क्रेनियल नर्व है वैगस है। यो इसमें सेंस फंक्शन जो है वो लैरिनिक्स, फेरेनिक्स, सॉफ्ट पैलेट और थोरेसिस जो ग्रीवा हमारी है। और मोटर फंक्शन जो है इसमें लैरिनिक्स, फेरेनिक्स और सॉफ्ट पैलेट का हो रहा है। तो लैरिनिक्स जो है हमारी मूव कर रही है, फेरेनिक्स भी मूव कर रही है, सॉफ्ट पैलेट भी ऊपर से नीचे या अपनी स्थिति को सॉफ्ट पैलेट जो है ऊपर नीचे नहीं होता है। सॉफ्ट पैलेट अपनी स्थिति को हवा के माध्यम से बदलता रहता है। तो इस प्रकार से वाणी जो है, वाणी पे इसका उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ता है, फोनेशन और जो रेजोनेंस है और आर्टिकुलेशन और प्रोसोडी, इन सब क्षेत्रों में जो है वैगस का प्रभाव पड़ता है। और स्पाइनल एसेसरी जो क्रेनियल नर्व्स है इसमें सेंस वर्क कुछ भी नहीं है, सेंस फंक्शन नहीं है, जबकि मोटर फंक्शन है। स्पाइनल नेक और शोल्डर को जो मूवमेंट करता है, या हम जो स्पाइनल और नेक शोल्डर को हिलाते डुलाते हैं, ये जो है स्पाइनल एक्सेसरी क्रेनियल नर्व्स के माध्यम से होता है। और जो मोटर इसका एक और है क्रेनियल सॉफ्ट पैलेट फेरेनिक्स। तो यहाँ पे क्रेनियल सॉफ्ट पैलेट वर्क एलॉन्ग विथ क्रेनियल नर्व्स, सॉफ्ट पैलेट एंड फेरेनिक्स। तो इसका काम क्या है, इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वाणी पे स्पाइनल एक्सेसरी क्रेनियल नर्व्स का, तो इनडायरेक्टली रेस्पिरेशन पे इसका प्रभाव पड़ता है, फोनेशन और रेजोनेंस पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ट्रेनिज क्रेनियल नर्व्स के जो 12वां क्रेनियल नर्व्स है वो हाइपोग्लोसल है। इसमें सेंस जो है वो टंग का कार्य इसमें सेंस वर्क कर रहा है टंग के रूप में, और मोटर जो टंग का मूवमेंट हो रहा है वो हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व्स के माध्यम से होता है, जिससे हमें आर्टिकुलेशन करने में या जीभ को हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, टीथ के पास ले जाने में आसानी होती है। तो ये कौन से क्रेनियल नर्व्स के द्वारा होता है, ग्लोसल क्रेनियल नर्व्स के माध्यम से होता है। यहाँ पे मैंने नोट दिया है कि यस का मतलब होता है सेंसरी और यम का मतलब होता है मोटर, मतलब गामक क्रियाएं कौन कर रही हैं, और संवेदात्मक काम कौन सी हो रही है, तो उसको यस और यम से हम यहाँ पे डिनोट कर किए हुए हैं। और जो 3 ऊपर बना हुआ है इसमें वो एलॉन्ग विथ क्रेनियल नर्व के साथ
वर्क करते हैं वहाँ पे हम एक्स का सिंबल लगाते हैं। तो टेनिस आगे हम देखते हैं द ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं, जो शरीर की अनैच्छिक गतिविधि को नियंत्रित करता है। वाणी और भाषा पर अप्रत्यक्ष प्रभाव, जो कुछ बोलने की स्थितियों से पहले जब हम कहीं पे बोलने जाते हैं तो वाणी और भाषा पर जो अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, हमारे अंदर एक डर भय उत्पन्न होता है, हाथ में पसीना आ जाता है कि क्या बोलेंगे कैसे बोलेंगे, ये सब जो है अनैच्छिक क्रियाएं जो है वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा होती हैं। तो पहले दौरान या बाद में हो सकता है, जैसे दर्शकों के सामने बोलना एक बोलने की भूमिका में, या हम कोई रोल प्ले कर रहे हैं तो वहाँ भी हमें डर लगता है। तो ये सब क्रियाओं को कंट्रोल, अच्छी क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। तो ट्रेनीज ऑटोनॉमस जो नर्वस सिस्टम है, जिसमें विशेष रूप से अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र, जो कि हृदय गति को बढ़ाने का काम करती है। जैसे हम दौड़ रहे हैं तो हृदय गति हमारी बढ़ जाती है। तो ये कौन से नर्वस तंत्रिका तंत्र काम करे, स्वायत्त अपने आप ये हो रहा है, इस पर हम कहीं से कोई मैसेज नहीं भेज रहे हैं, और ये अनैच्छिक क्रिया है, बिना इच्छा के भी अपने आप होगी। तो परिधि रक्त वाहिकाओं, जो भी ऑटोनॉमस जो पेरिफेरल रक्त वाहिकाएँ हैं, उसको मजबूत करने का काम ये ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। तथा हार्मोन्स का स्राव भी इसी के माध्यम से होता है। जब भी हम कोई ऐसी क्रिया करते हैं, खाते हैं या और भी वर्क करते हैं, या प्रजनन प्रोडक्शन से पहले जो वर्क होता है, तो इन सब में जो है अनैच्छिक क्रिया होती है, तो हार्मोन्स अपने आप निकलने लगता है। तो ये सब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के माध्यम से होता है। लार का स्राव करने में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही होता है। तो ट्रेनिज, आशा है कि आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा, और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और ट्रेनिज, में अभ्यास हेतु आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, जिसका उत्तर लिख करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिएगा, ताकि हमें फीडबैक मिले और नए ऊर्जा के साथ पढ़ाने का कार्य होता रहे। तो पहला प्रश्न है, वाणी उत्पादन में नियामक तंत्र की क्या भूमिका है? वाणी उत्पादन में नियामक तंत्र की क्या भूमिका है? दूसरा प्रश्न है, कौन कौन सी कपाल तंत्रिकाएं या तंत्रिका वाणी उत्पादन तंत्र में भाग लेती हैं? संक्षिप्त में लिखिए। तो इसका उत्तर लिख करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा। धन्यवाद।